8 दिसंबर को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे शुभारंभ। सोमनाथ मंदिर में आज दर्शन करेंगे शाह। माटी काला महोत्सव में लेंगे भाग। हजारों कलाकार दिखाएंगे प्रतिभा। संसद सत्र से पहले आज होगी सरकार की सर्वदलीय बैठक। विंटर सेशन में 15 बैठकों का आयोजन। दिल्ली हाई कोर्ट में यूसीसी से जुड़ी याचिका खारिज। कोर्ट बोला विधि आयोग इस पर काम कर रहा, हम अलग कानून बनाने को नहीं कह सकते। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का बदला ग्रेडिंग सिस्टम। अब 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में परसेंटेज नहीं, सिर्फ ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। और एमपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। कुपवाड़ा में एवलांच की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। पानीपत से खबर। पानीपत दौरे पर सीएम मनोहर लाल जिले पानीपत के सवालखा में पहुंचे हैं। सीएम मनोहर लाल नशा मुक्ति के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो नशा मुक्ति के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पानीपत दौरे पर सीएम मनोहर लाल। बढ़ते आगे, पानीपत से अहम खबर। निरंकारी संत समागम में पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। माता सुदीक्षा से मिलकर लिया सीएम ने आशीर्वाद। नशा मुक्ति व खेल समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नौजवान बच्चों ने कार्यक्रम में पेश की सांस्कृतिक प्रस्तुति। तो माता सुदीक्षा से मिलकर सीएम ने आशीर्वाद लिया। और इस बीच कई कार्यक्रम नौजवानों ने पेश किए। इस कार्यक्रम में नशा मुक्ति व खेल समापन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हरियाणा के सीएम पहुंचे हुए हैं। तो निरंकारी संत समागम है और इसमें माता सुदीक्षा से मिलकर आशीर्वाद भी लिया। बढ़ते आगे, हरियाणा से अहम खबर आपको बता दें। आम जनता को संबोधित करेंगे सीएम मनोहर लाल। और इस बीच हरियाणा की आम जनता को
संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे करीब सीएम की विशेष चर्चा होगी, यानी कि जनसभा को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रदेश के युवाओं से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। तो नौजवानों से जुड़ने की कवायद ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसभा को संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे। हरियाणा के सीएम आम जनता से मुखातिब होंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। फरीदाबाद में वर्ल्ड एड्स डे उपलक्ष्य में कैंडल मार्च निकाला गया और ये कैंडल मार्च बादशाह खान सिविल अस्पताल की तरफ से निकाला गया, जो कि अस्पताल से होते हुए बीके गोल चक्कर से होकर वापस फिर बादशाह खान सिविल हॉस्पिटल पहुंचा। और इस दौरान कैंडल मार्च निकालने वाले सभी के हाथों में एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने की तख्तियां भी हाथ में लिए नजर आए, जिन पर एड्स के लक्षण और उनसे बचाव के बारे में लिखा हुआ था। जानकारी ही बचाव है। जब हमें जानकारी मिलेगी कि किन 4 कारणों से होता है तो अपने आप ही बचाव हो जाएगा। ठीक है, आज वर्ल्ड एड्स डे है, उसके उपलक्ष्य में एक अवेयरनेस ये हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं और जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम भी हुए हैं और 1 से 15 तक होंगे और बाकी भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो दवाई खाने के दौरान आदमी आम तरीके से जिंदगी बिल्कुल, अगर दवाई खाता है और अपना वो डाइट अच्छी लेता है, प्लस सबसे बड़ा ये है कि स्ट्रेस नहीं होता। हमारे में ये है कि अगर फैमिली का जो एक्सेप्ट कर ले, मतलब उसको कि ये आम ही है। जैसे हम दवाई तो और भी चीज़ों की लाइफ लॉन्ग खाते हैं ना, डायबिटीज़ की खाते हैं या और थायराइड की भी हो गई, तो ऐसे ही हम पेशेंट को ये बोलते हैं ये भी एक मतलब और बीमारियों की तरह आप इसको एक नॉर्मल ही लीजिए कि दवाई बस टाइम से खाइए, डाइट अच्छी लीजिए। क्या जागरूक? आज 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे है, इसके सेलिब्रेशन के लिए हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं जिससे अवेयरनेस कर सके, लोगों को एड्स के प्रति जागरूक कर सकें जी। कि एड्स से जो भी अगर कोई ग्रसित है वो ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं या सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, वो ऐसा नहीं है। इसका इलाज है और इसके साथ भी लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ। क्या पूरी तरह ठीक हो सकता है आदमी इसमें? पूरी तरह इसमें स्वस्थ नहीं होता पर लाइफ क्वालिटी अच्छी होती है। लाइफ कितनी दिन चल जाती है अगर किसी को एड्स हो जाए तो? एड्स हो जाए तो लाइफ का ऐसा नहीं होता। अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है, दवा लेता है, इन्वेस्टिगेशन कराता है, हेल्थ डिपार्टमेंट या हमारे जो भी है डॉक्टर के परामर्श से सही चलता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज नॉर्मल होती है, ऐसी ही हो सकती है। रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच बड़ी खबर दंतेवाड़ा से। एलईडी की चपेट में आया सीआरपीएफ वाहन और नक्सलियों द्वारा लगाया गया था प्रेशर एलईडी में और घायल जवान को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल भेजा गया, जो इस हादसे में जख्मी हुआ। सर्चिंग पर ये सीआरपीएफ की टीम निकली हुई थी और इसी दौरान यह हादसा 195 बटालियन बताई जा रही है, जिसका ये सदस्य घायल हुआ। मंगनार जाने वाले मार्ग में नक्सलियों ने एलईडी लगाया हुआ था और बारसूर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। थाना प्रभारी ने इस बात की पुष्टि की है। तो फिलहाल जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये दंतेवाड़ा से। ये हम खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नक्सलियों द्वारा ये एलईडी लगाया गया था। तो घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सीआरपीएफ 195 बटालियन की ये टीम सर्चिंग के लिए निकली हुई थी और इसी दौरान एलईडी की चपेट में आने से ये जख्मी हो गया। फिलहाल इस जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते आगे, विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत प्राप्त मतों की गणना कल यानी कि 3 दिसंबर को होनी है और मतगणना की सारी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। जिले की तीनों विधानसभा के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और ये 14 टेबलों में होने वाली इस मतगणना के लिए इस बार महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो मतगणना का कार्य संपन्न कराएंगे। मतगणना स्थल को 3 लेयर में कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया है। जिला नक्सल प्रभावित होने की वजह से अन्य स्थानों पर भी जवानों की तैनाती पर पैनी नजर रखी जाएगी। उसके हिसाब से हम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं। जैसे जैसे निर्देश हमको समय समय पर सीओ ऑफिस से मिलते रहे, उस हिसाब से हमने तैयारियां कर ली हैं। उसी का हम लोग निरीक्षण करने आए थे। मैं और एसपी साहब दोनों आए थे। एसपी साहब ने सुरक्षा व्यवस्था की भी निरीक्षण कर लिया, हमने आवश्यक निर्देश भी दे दिए। तो कोशिश यही है कि जिस प्रकार से प्रोविजंस हैं, डायरेक्शन हैं, उस हिसाब से हम लोग की मतगणना संपन्न होगी। तारीख कितने टेबल रहेंगे, कितने राउंड होंगे? देखिए, हर रूम में 14 टेबल रहते हैं। जो नियम है उसी हिसाब से टेबल की जा रही है। इसके अलावा पोस्टल बैलेट के लिए टेबल रहता है। ईटीवीएस की स्कैनिंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी निर्वाचन आयोग के निर्देश है, शब्दशः पालन किया जा रहा है। बढ़ते आगे, खबर नालंदा जिले से है, जहां वेन थाना क्षेत्र इलाके के भगवानपुर गांव में चोरी के इरादे से घर में घुसे अज्ञात चोरों ने वृद्ध महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। दरअसल नालंदा के महाबोधिया कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार अपनी मां के साथ बिहार शरीफ में रहते हैं। दीपावली में वृद्ध महिला फूल कुमारी देवी अपने गाँव भगवान आई हुई थी और जिस घर में रहती थी उस घर में कोई नहीं रहता था और इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने चोरी की नियत से घुसकर वृद्ध महिला की हत्या कर दी और फिलहाल घटनास्थल पर डीएसपी राजगीर और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है और इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। गौरतलब है कि इस इलाके में वारदात हुई है। इलाका मंत्री श्रवण कुमार पैतृक प्रखंड का है और हालांकि डीएसपी प्रदीप कुमार ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है और जांच के बाद मामला सामने आएगा। घटना का दो ही मोटिव हो सकता है कि या तो चोरी के लिहाज से, दुश्मनी तो किसी से थी नहीं, दूसरा इधर जमीन वगैरह का देख रेख मैंने लगाने उगाने का यही काम करती थी। अच्छा। उसकी भी अब इसके बाद विशेष तो विवेचना के बाद ही चलेगा पता। किसी से विवाद हुआ भी था क्या? नहीं, हमें किसी से विवाद न उसको था। इतनी उम्र में विवाद क्या हो सकती है विवाद करने को। कैसे जान? आज सुबह 7 बजे बेन थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि भगवानपुर गांव में फूल कुमारी देवी पति स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद उम्र लगभग 83 वर्ष की गला रेत करके हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बेन थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद सीआई राजगीर और मैं घटनास्थल पर आए। घटनास्थल का मुआयना किया गया है। प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत होता है। अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। साथ ही में एफएसएल टीम पटना से रवाना हो चुकी है, वो कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे। और इसी बीच अहम खबर सामने आ रही है अमरोहा से। आपको खबर बता दें, अमरोहा से बड़ी खबर, कोतवाल ने अभी तक पीड़िता की शिकायत नहीं सुनी है। अमरोहा से ये अहम खबर, प्रशासनिक लापरवाही का आरोप, दुष्कर्म के बाद प्रेग्नेंट हो गई और इसके बाद भी सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो लगातार महिला कांस्टेबल पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है। युवक ने विकलांग युवती से दुष्कर्म किया, इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर। प्रशासनिक स्तर पर कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। कई घंटों से थाने में बैठी है ये रेप पीड़िता। शीरब चौधरी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शीरब, क्या जानकारी है इस संबंध में? अभी तक इस पीड़िता की सुनवाई नहीं हुई प्रशासनिक स्तर पर?
बिल्कुल बता दें, पूरा मामला अमरोहा देहात का है, जो कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पे एक युवक ने विकलांग युवती है उसके साथ में दुष्कर्म किया है, और दुष्कर्म जो है वो बार बार करने के बाद में जो है वो युवती प्रेग्नेंट भी हो जाती है। इसके बाद में जो उसकी माँ को पता चलता है तो वो अमरोहा कोतवाली नगर पहुंचती हैं। वहां उन्हें बैठे बैठे बहुत टाइम हो जाता है। उसके बावजूद जो वहां पे महिला कांस्टेबल है उसको उन पे भी आरोप है युवती की माँ का कि उन्होंने जो है कोई भी किसी तरह की सुनवाई नहीं करी है, ना ही कोई कार्रवाई की जो है आश्वासन दिया है। शीरब, थाने में कई घंटों से ये पीड़िता बैठी हुई है, लेकिन इसकी सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर महिला कांस्टेबल का जिक्र करें, क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन? जी बिल्कुल बता दें, जो युवती की मां है उसका यही कहना है कि मैं यहाँ पे कई घंटे से लगातार अमरोहा कोतवाली में बैठी रही हूँ, और उसके बावजूद भी जो महिला कांस्टेबल हैं वो उन पर जो है वो डांटती हुई नजर आ रही हैं, और किसी तरह का कोई भी आश्वासन, जो रेप पीड़िता है और वो प्रेग्नेंट भी हो गई है, ऊपर से वो विकलांग भी है, लेकिन अभी तक पुलिस की कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। क्या इस बाबत आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात करने की कोशिश की? क्या कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? लगातार जो क्षेत्र अधिकारी हैं उनसे जो है वो फोन पे बात करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और जो है जो आगे की कार्रवाई है वो होती है नहीं होती है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होती है उसका अपडेट हम देते रहेंगे। जी बिल्कुल। शीरब, इस बाबत आप बात करने की कोशिश करिए कि आखिर क्यों सुनवाई नहीं की जा रही है। इस रेप पीड़िता लगातार थाने में बैठी हुई है और कई घंटे बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपको बता दें, इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है विकलांग युवती, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच आपको अहम खबर प्रयागराज से बता दें। प्रयागराज से यह खबर सामने आ रही है। तो प्रयागराज से ये अहम खबर, अधिकारियों की लापरवाही यहां पर देखने को मिली। समाधान दिवस में अधिकारियों का वीडियो अब के न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। तो लापरवाही का ये वीडियो सामने आ रहा है। के न्यूज का कैमरा देखते ही कार्यक्रम से भागे अधिकारी। तो प्रयागराज से ये अहम खबर, अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। तो तहसील समाधान दिवस में अधिकारी कॉमेडी शो देखते रहे और गैर जिम्मेदाराना हरकत यहां पर नजर आई। जब ये तस्वीर के न्यूज के कैमरे में कैद हुई तो ये अधिकारी भागते हुए नजर आए, और हमारे संवाददाता ने जब ये वीडियो कैप्चर कर रहे थे तो नाम जानने की कोशिश की, और इसी दौरान ये अधिकारी यहां से भागते हुए नजर आए। समाधान दिवस के मौके पर ये गैर जिम्मेदाराना तस्वीर के न्यूज के कैमरे में कैद हुई। कॉमेडी शो देखते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री की आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार फटकार के बावजूद भी आप ये तस्वीर देख सकते हैं जो के न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। और जब अधिकारियों का नाम जानना चाहा हमारे संवाददाता ने तो ये अधिकारी भागते हुए नजर आए। तो समाधान दिवस के मौके की ये तस्वीर, जहां पर कॉमेडी शो, यानी कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से मोबाइल में ये कॉमेडी शो देखते हुए नजर आ रहे हैं। कितने जिम्मेदार हैं ये, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस तस्वीर को देखकर।
और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनय जुड़े हुए हैं। विनय, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी गैर जिम्मेदाराना तस्वीर सामने आ रही है। जी हम आपको बता दें कि ये प्रयागराज की मेजा तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का मामला है। ये कपिल शर्मा और सलमान खान का ये टिकटॉक शो देखते हुए जो है ये अधिकारी हैं, जो कि आज संपूर्ण समाधान दिवस पे फरियादी आए थे अपनी फरियाद लेकर के, लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना जो इन्होंने दिखाया है कि ये टिकटॉक शो देख रहे हैं। विनय मिश्रा, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आते हैं और तल्ख भरे लहजे में वो फटकार भी लगाते हैं, लेकिन समाधान दिवस के मौके पर फरियादियों की फरियाद और उनकी समस्या का समाधान करने की बजाय जो ये अधिकारी हैं वो इस तरीके से समाधान करेंगे। कॉमेडी शो देखते देखते ये लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। जी अब आप देखें आप तस्वीरों में जो है के लिए दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री के आदेशों की जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और ये टिकटॉक शो देखने में अधिकारी जो है व्यस्त हैं। और मेरे द्वारा जो है इनसे नाम पता पूछने पर जो इनका नाम किस पोस्ट पर है आप ये उठकर जो है अधूरे पर ही तहसील दिवस जो है छोड़कर चले गए। तो ये कहीं भी जो है मुख्यमंत्री का जरा सा भी भय नहीं है। लेकिन विनय मिश्रा, उस वक्त वहां पर और भी अधिकारी मौजूद थे। जब ये नदारद हो गए, ये भाग खड़े हुए क्योंकि इन्हें कैमरे से बचना था, अपना नाम नहीं बताना था, तो क्या उस वक्त जो अधिकारी मौजूद थे उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, हमने जो है कुछ अधिकारियों से संपर्क किया। एसडीएम मेजा से ही मैंने वार्ता की, इनका नाम जानने की कोशिश की, लेकिन नाम जो है इनका जो है कोई भी अधिकारी बता नहीं पाए। और हम आपको बता दें कि ये गैर जिम्मेदाराना एक रवैया है जो कि ये अधिकारी कर रहे हैं। आखिर कैसे होगी समाधान जो है, ये जो आते हैं तहसील दिवस पे जो गरीब हैं अपनी फरियाद लेकर आते हैं, कैसे होगी आखिर सुनवाई? इस तरीके से रवैया रहेगा तो ठीक। शुक्रिया, ये बेहद अहम सवाल है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वाकई गैर जिम्मेदाराना ये तस्वीर सामने आई जो कि के न्यूज़ के कैमरे में कैद हुई, और जब हमारे संवाददाता ने नाम जानना चाहा तो ये कैमरे से बचते नजर आए। और जब ये अधिकारी यहाँ से चले जाते हैं, अधिकारी साहब, और जो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं यानी कि एसडीएम मेजा से भी बात करने की कोशिश की गई, जब उनसे इनका नाम पूछा गया तो वो बचते नजर आए। तो इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बावजूद भी जो अधिकारी हैं ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो कॉमेडी शो देखते देखते ये लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। बढ़ते आगे, गुरदासपुर में आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल नए बस स्टैंड का उद्घाटन करेंगे और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बीच मौजूद रहेंगे। गुरदासपुर में नए बस स्टैंड का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। तो इस वक्त पंजाब के सीएम भगवंत मान की भी मौजूदगी रहेगी। तो यात्रियों को फिलहाल सहूलियत के लिहाज से ये उद्घाटन गुरदासपुर में आज नए बस स्टैंड का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, और इस बीच पंजाब के सीएम भी मौजूद रहेंगे। बढ़ते आगे, चंडीगढ़ से खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का बड़ा एक्शन सामने आया है। स्कूल में बच्चों के बीमार होने पर यह कड़ा एक्शन
शिक्षा मंत्री ने कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। उल्टियां होने के बाद ये कदम उठाया, अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बच्चों को फिलहाल इलाज जारी है। शिक्षा मंत्री ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि इस कैंटीन का खाना खाने से ये बच्चे बीमार पड़ गए, जिसके चलते इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिक्षा मंत्री ने कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया है और रिपोर्ट मांगी है। बढ़ते आगे, इस बीच हम खबर मुरैना से। मुरैना पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जिले ऐती पर्वत स्थित शनिधाम मंदिर में दर्शन किया, पूजा अर्चना की। गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित कई बीजेपी के नेता शनिधाम पहुंचे। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले शनिधाम के दर्शन किए गए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिदेव की पूजा अर्चना की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बीच मौजूद रहे, शनिदेव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तो रिजल्ट आने से पहले ये पूजा अर्चना और दर्शन का दौर जारी है। बढ़ते आगे, रतलाम का रुख कर लेते हैं। रतलाम के ताल में एक युवक ने गला काटकर खुदकुशी कर ली। घटना का वीडियो सामने आया है। घटना सूचना मिलते ही पुलिस हालांकि घटनास्थल पर पहुंची है। बुरी तरह जख्मी युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। यहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ताल थाना प्रभारी पृथ्वीराज खल्लाटे ने युवक की पहचान असम के डिब्रूगढ़ निवासी जोसेफ उर्फ जॉन के रूप में की है। पुलिस ने बताया कि जोसेफ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ये जो मृतक जिसने आत्महत्या की है वो जोसेफ उर्फ जान, ये नामरूप थाना नामरूप और असम का रहने वाला है। ये अपने दीपांकर इसका साथी है और 2 महिलाएं हैं उसके साथ मजदूरी के लिए ये अहमदाबाद के लिए निकले थे। यहाँ से रास्ते में इसका मन है ना विचलित था कि मैं वहाँ मजदूरी करने मेरे को नहीं जाना, तो उनके साथियों ने समझाया कि हम लोग हैं, परंतु ये बीच में ऐसा लगता है कि आलोट में ये उतर गया और वहाँ से किसी साधन से ये थाने ताल पे आया था। ताल पे हमारे स्टाफ ने, आरक्षक ने उसको बताया कि असम कैसे आओगे। इसके बाद ये बाहर जाके इसने किसी नुकीली या धारदार, मेरे को लगता है ब्लेड के कोई टुकड़े से इसने गर्दन काट के आत्महत्या की है। रुक करते हैं अगली खबर का। जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाले जिला चिकित्सालय विक्टोरिया अस्पताल में एक 3 साल की मासूम के साथ, जो अपनी मां के सिवा किसी और के पास नहीं रहना चाहती है, जिसका उपचार भी विक्टोरिया अस्पताल में बच्चा वार्ड में चल रहा है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के वर्मा ने बताया कि लगभग 3 वर्ष की मासूम और यहां पर समाज सेवी व गरीब नवाज कमेटी के इनायत अली के द्वारा भर्ती करवाया गया, जिन्हें 3 वर्ष की मासूम बच्ची विक्टोरिया अस्पताल परिसर में लावारिश हालत में रोते हुए मिली, जिसे ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है और वो चल भी नहीं पा रही, बोल भी नहीं पाती और इस प्रकार से इस मासूम
पूरी तरीके से दिव्यांग है, जिसे संभवतः कोई अस्पताल परिसर में छोड़ गया। अब इस मासूम को अपने माता पिता की तलाश है और विक्टोरिया अस्पताल के बच्चा वार्ड में उपचार किया जा रहा है। वहां के डॉक्टर, नर्स, स्टाफ और मरीज के परिजनों के द्वारा बच्चे की देखरेख की जा रही है। बढ़ते आगे, दुमका हंसडीहा दुमका स्टेट हाईवे पर शनिवार सुबह करीब कुम्हारघाट रेलवे हॉल्ट के पास ट्रक और ट्रेलर में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। घटना में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि ट्रक चालक को आंशिक चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा घायल चालक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट पहुंचाया गया। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक दुमका के रास्ते हंसडीहा की ओर जा रही थी और तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर में ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को क्रेन की मदद से उठाने का प्रयास किया गया। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। तंबाकू के गोदाम में मंडी समिति का छापेमारी की गई और मंडी समिति में जीएसटी और मंडी समिति की संयुक्त कार्रवाई सामने आ रही है। गोदामों में मिले हजारों तंबाकू के बंडल मौके पर पाए गए। अधिकारियों ने डाटा भी खंगाला जीएसटी को लेकर, क्योंकि जीएसटी चोरी की सूचना मिली थी। लक्ष्मण महावीर टोबैको कंपनी में ये तंबाकू के बंडल पाए गए और 5000 से अधिक यहां पर टोबैको मिली है। तो मंडी टैक्स चोरी होने की शिकायत भी लगातार मिल रही थी, जिसके चलते ये छापेमारी की गई। अलीगंज और राजा का रामपुर में ये कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, गोंडा से अहम खबर। नगर पालिका परिषद कर्नलगंज की लापरवाही सामने आई है। सरकार के मंसूबे पर पानी फेर रहा नगर पालिका परिषद। नेकी की दीवार लाती मुस्कान के तहत डीएम ने उद्घाटन किया था और डीएम के साथ एसडीएम पालिका अध्यक्ष ने भी शुरुआत की थी। नेकी की दीवार के जरिए गरीबों की मदद की योजना ये चलाई जा रही थी और उद्घाटन के बाद कोई भी नेकी की दीवार देखने के लिए नहीं पहुंचा, निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने कुछ कपड़े और सामान नेकी की दीवार में रखा। छुट्टा जानवर और बंदरों का आतंक भी लगातार जारी है, जो सामान को अस्त व्यस्त करते हुए नजर आते हैं। कस्बा चौकी कर्नलगंज के पास स्थापित है ये नेकी की दीवार और नगर पालिका के बड़े बड़े दावों की फिलहाल पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो नगर पालिका कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर नेकी की दीवार है और फर्जी यहाँ पर सरकारी पैसों का
बंदरबाट होता हुआ नजर आ रहा है। जिले के करनैलगंज नगर पालिका परिषद का पूरा मामला सामने आ रहा है। करते हैं खबरों का। इस बीच बुलंदशहर से खबर आपको बता दें, दो दोस्तों ने तीसरे दोस्त की हत्या कर दी। नशे की हालत में किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ और ये कदम उठाया। तीसरे दोस्त की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया। अस्पताल में युवक को मृत घोषित किया गया। मृतक के भाई ने 2 के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। अनूप शहर के नेहरूगंज मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है। और इसी बीच कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। सरकारी आवास में मिला युवक का शव। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। ये शव रावतपुर का रहने वाला था। ये मृतक युवक और शव से बदबू आने पर पड़ोसियों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। थाना आरमापुर अंतर्गत सरकारी आवास GI 352 का ये मामला बताया जा रहा है। तो 2 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। बदबू आने पर इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। रावतपुर का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है, जिसका शव पाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना आरमापुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो सरकारी आवास का मामला बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। गोंडा से अहम खबर सामने आ रही है। तालाब में संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। खान चौराहा के बीच स्थित तालाब में शव पाया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गोंडा जनपद थाना कटरा बाजार क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो गोंडा जनपद थाना कटरा बाजार क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तालाब में संदिग्ध अवस्था में मिला शव। बढ़ते आगे मुरैना से अहम खबर सामने आ रही है। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। एक और लापरवाही सामने आ रही है। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो बुखार आने पर संजीवनी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इमरजेंसी के नाम पर डॉक्टर पर 2 लाख जमा कराने का भी आरोप परिजनों ने लगाया है। तो अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर की एक और लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर इलाज में लापरवाही का आरोप परिजनों ने लगाया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई।
हमीरपुर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कथा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बेवार के नवादा इलाके में रामकथा का आयोजन किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अंतर्गत ये रामकथा चल रही है और रामकथा सुनने के लिए यहां पर भारी भीड़ उमड़ी है। सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जिले के कई मार्गों को डाइवर्ट किया गया है। तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अंतर्गत यहां पर रामकथा चल रही है, जिसमें शिरकत करने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ी। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पूर्व राष्ट्रपति भी इस रामकथा को सुनने के लिए पहुंचे हैं। बढ़ते आगे, अमरोहा से खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में किशोर की मौत हो गई है और एक घायल हुआ। पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किशोर की मौत से परिवार में कोहराम मचा। हमीरपुर से अहम खबर, बंदूक की नोक पर 3 घरों से चोरी की घटना को अंजाम दिया चोरों ने। लाखों की चोरी को अंजाम दिया। 2 घरों में सोते रहे लोग और तीसरे में तमंचा लगाकर चोरी किया गया। तो चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया चोरों ने। 3 घरों को अपना निशाना बनाया। 20 लाख रुपए की चोरी की है। पुलिस चोरों को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम है। एक के बाद एक घटनाएं चोरी की सामने आ रही हैं। पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। जरिया थाना क्षेत्र के इंदरपुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। कानपुर से अहम खबर आपको बता दें, उजड़ रहा है स्मार्ट सिटी का सपना। कानपुरिया चोरों ने सेंध लगा दी है। कन्वेंशन सेंटर में चोरों ने सेंध लगाई। 80 करोड़ की लागत से बन रहा है ये सेंटर। ट्रांसफार्मर का ऑयल और कॉपर उड़ा ले गए। तो निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर में 5 ट्रांसफार्मर। कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य MHPL कर रही है और इसकी निगरानी में ये ट्रांसफार्मर रखे गए थे। केस्को ने कर्नलगंज थाने में इस बात की FIR दर्ज कराई है।
कन्नौज से अहम खबर, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार, अनियंत्रित कार हादसे में कार चालक मौत का शिकार हुआ। तो गाड़ी नंबर के जरिए मृतक की शिनाख्त में पुलिस से जुटी हुई है। छिबरामऊ के अकबरपुर के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें कार चालक की इस हादसे में दर्दनाक मौत। तो गाड़ी नंबर के जरिए पता लगाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। कन्नौज से यह खबर सामने आ रही है, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, जिसके चलते यह हादसा हुआ और इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। सोनभद्र में सरकार स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है और नीति आयोग द्वारा सोनभद्र को पिछड़े जनपदों की सूची में शामिल करने के बाद आकांक्षी जनपद के रूप में लगातार काम किया जा रहा है, जिससे सोनभद्र जनपद के बच्चों की उपस्थिति 100% हो सके और शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके। शिक्षा सत्र 2023 और 24 की शुरुआत से ही सोनभद्र में बच्चों की हाईटेक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की पहल पर कई स्कूलों को कन्वे जीनियस पॉल लैब में आधुनिक तकनीकियों से संतृप्त करने की पहल की गई है, जिसमें आपको बता दें 9 स्कूलों का चयन किया गया है और इन सभी विद्यालयों में 50-50 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जहां ऑनलाइन कोर्स बच्चे करेंगे। पॉल लैब में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा और कंपोजिट विद्यालय दुंदी में करीब 40 से 50 बच्चे टैबलेट से पढ़ते मिले, जो सरकार की इस पहल से काफ़ी खुश नजर आए। जैसे हम लोग बुक में पढ़ते हैं तो बुक में जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं और जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसे हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इससे टैब कुछ जो वीडियो आते हैं उसमें समझ में आ जाती है। तो यानी बुक्स और टैबलेट में किससे बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है आपको? सर बुक से भी मिलता है, लेकिन अधिकतर ये टैब से मिल रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ काफ़ी वो टैबलेट है, काफ़ी लोग बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। ये क्या कैसे मतलब क्लास चलता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? हाँ, ये टैब रूम है। यहाँ पे मतलब क्लास में तो पढ़ाई होता ही है, मतलब और फिर जो जैसे टैब में साइंस, मैथ और हिंदी पढ़ाया जाता है, तो इसमें वीडियोस भी आते हैं, ऐसे टेस्ट भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं और सारा हम लोग सॉल्व करते हैं। जिसको जो नहीं समझ में आता वो टीचर्स के पास जाते हैं, वो टीचर्स बताते हैं। सर ये देखिए जो पाल लैब हमारे यहाँ है, ये आकांक्षी जनपदों के लिए कन्वे जीनियस नाम की एक संस्था है, उनके द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है और हमारे विद्यालय कंपोजिट या दिग्धी में ये बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए तो बच्चे हमारे जो क्लासरूम में चीज़ें पढ़ते हैं, क्लासरूम की चीज़ों को जब बच्चे खुद से करते हैं उसको ऑडियो विजुअल माध्यम से, बच्चों को हमने कोई चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं बच्चे उसको बच्चे अपने हिसाब से जब करते हैं, उनको नए नए तरीकों से वो प्रश्न आता है उनके सामने, तो उसका उत्तर जब वो अपने ढंग से देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा जो है अंतर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।